बच्चों। तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था कि किस तरह से प्राथमिक सेक्टर में जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके इनकम का स्तर और देश के जीडीपी में उनका योगदान किस तरह से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, कम हो गया। और इसके पीछे आप लोगों को हमने एक एग्जाम्पल भी बताए थे, वजह बताया था लक्ष्मी की कहानी से। और इसमें आपको हमने बताया था कि किस तरह से लक्ष्मी की इनकम कम है जबकि काम वो सभी लोग कर रहे हैं। और इसमें आपको हमने बताया था कि सुखाराम की घटना भी बताया था। तो इस तरह लक्ष्मी के परिवार के दो लोग सुखाराम के खेत में मदद करते हैं, और अब मदद करते हैं तो फ्री में तो करेंगे नहीं, उसके लिए उनको पैसा भी मिलता है। लेकिन उनके मदद कर देने से लक्ष्मी के खेत के उत्पादन पर, प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन लक्ष्मी के घर की एक्स्ट्रा आय शुरू हो जाती है, ये जरूर हो जाता है। तो लक्ष्मी के घर जो पहले 2 हेक्टेयर असिंचित जमीन थी, उससे जो आती थी, जब सुखाराम के खेत में इसके परिवार के 2 मेंबर मदद के लिए चले गए या काम करने के लिए चले गए, तो इससे उसकी आय बढ़ जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक छिपी हुई बेरोजगारी का उदाहरण है कि जहां 5 लोग काम कर रहे थे, लेकिन अपनी पूरी क्षमता, उनका जो श्रम था वो बटा हुआ था, पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो दूसरी जगह जाते हैं काम करने, तो ये छिपी हुई बेरोजगारी इसी को कहा जाता है, बुक में आप देखोगे। लेकिन जब वो दूसरे के खेत में उस परिवार के कुछ मेंबर काम करने के लिए जाते हैं, तो लक्ष्मी के परिवार की आय बढ़ जाती है। तो जिस तरीके से लक्ष्मी के एग्जाम्पल से हमको पता लगा कि लक्ष्मी के घर में एक छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, उसी तरह से दूसरे सेक्टर्स में भी इस तरह की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हमारे देश में पाई जाती है। और लक्ष्मी के परिवार की तरह ही उनको भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त रोजगार दे करके इस बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में ऐसी बेरोजगारी बहुत अधिक है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कौन से तरीके अपना करके इस तरह की बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो हम स्टार्ट लक्ष्मी की कहानी से ही करते हैं या करेंगे। तो इसमें देखिए, लक्ष्मी की कहानी से आगे बढ़ते हैं। पहला है लक्ष्मी के खेत में, आपको हमने बताया था कि असिंचित जमीन थी, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी। अगर लक्ष्मी के खेत में सिंचाई की व्यवस्था कर दिया जाए, तो सिंचाई की व्यवस्था अगर कर दिया जाता है, तो अब वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए या तो ट्यूबवेल की व्यवस्था किया जाए, या नहर हो सकता है, या कुआं हो सकता है। लेकिन जो भी है, अगर ट्यूबवेल की ही व्यवस्था कर दिया जाए, और ट्यूबवेल की व्यवस्था के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, अगर बैंक उसको कर्ज दे देता है, तो सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। और सिंचाई की व्यवस्था अगर हो जाती है, तो उस लक्ष्मी के खेत का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब उत्पादन बढ़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा जो अनाज होगा उसको बेचने की जरूरत पड़ेगी, और जब अनाज को बेचने की जरूरत पड़ेगी, तो घर से दूसरी जगह अनाज को ले जाने की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सर पे रख करके तो लेके जाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से इन सारे चैनल में कुछ लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, मतलब कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा।
अब जब बाजार जाएगा या बेचा जाएगा तो अनाज वो रखा कहाँ जाएगा? लक्ष्मी जैसे बहुत सारे किसानों के पास जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो उस अनाज को रखने के लिए भंडार की जरूरत होगी, भंडार गृहों की जरूरत होगी। तो भंडार गृह जब बनाए जाएंगे तो कुछ लोगों को वहाँ रोजगार मिल जाएगा। उसके बाद है किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक अगर हो जाते हैं। आपको मालूम होगा इसके पहले 9th क्लास में आप लोगों को हमने बताया था, ये वो भी एग्जाम्पल के द्वारा ही बताया था 2-3 किसानों का, कि इसके पहले ये लोग खेती में उत्पादन के लिए बीज के लिए, उर्वरक के लिए ये लोग साहूकारों से कर्ज लिया करते थे। साहूकार जो उत्पादन होता था उसका अधिकांश भाग ब्याज में चला जाता था। लेकिन अगर वही एग्जाम्पल दिया था हमने कि एक किसान का कि वो बैंक से कर्जा लेता है और समय पर चुका देता है, ब्याज उसका कम होता है, वो खुशहाल रहता है, उसकी आय बढ़ती है और वो विकास करता है। तो इसी तरह से अगर बैंक उपलब्ध हो जाए तो बैंक में भी कुछ लोग एम्प्लॉयड होंगे, तो वहाँ भी रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं जब लक्ष्मी जैसे किसानों की इनकम बढ़ेगी, अनाज का उत्पादन ज़्यादा होगा, इनकम बढ़ेगी, तो उसको दूसरी जगह उस इनकम को लगाएंगे। जैसे छोटी मोटी दुकान खोल सकते हैं या छोटे मोटे कारखाने लगा सकते हैं, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। तो यहाँ भी बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे। और इसके अलावा अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, टूरिस्ट प्लेस हो गया, टूरिज्म को बढ़ावा दे करके भी इस तरह की बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब किया जा सकता है, लेकिन हमारे देश की सरकार ने इस तरह की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या किया? तो सरकार ने भी किया। सरकार ने एक योजना चलाई, या सरकार के द्वारा एक योजना 2005 से ही चलाई गई, और वो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे आप लोगों को पिछले क्लास में भी हमने बताया था, मनरेगा। और इस योजना के तहत किसानों को या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 दिन के काम की गारंटी दिया गया। अब ये काम पहाड़ तोड़ने के लिए तो किया नहीं जाएगा, साधारण काम के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए तालाब की खुदाई का काम हो गया, जल संरक्षण के लिए। इस तरीके से मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट में इनका उपयोग या इनसे काम लिया जाता है। तो अब देखते हैं इसके बाद आगे जो टॉपिक आता है वो है संगठित और असंगठित क्षेत्र। ये जो वर्कर्स होते हैं ये मुख्य रूप से 2 सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र, सबसे पहले इसके विषय में आपको हम बताते हैं कि संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, काम के घंटे निर्धारित होते हैं, यानी देखरेख सरकार के द्वारा किया जाता है, काम के घंटे फिक्स होते हैं, और अगर इनसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो उस एक्स्ट्रा काम का इनको एक्स्ट्रा वेतन भी दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त और बहुत सारी फैसिलिटियां होती हैं संगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स की। जैसे रिटायर होने पर उनको पेंशन मिलता है, उनके लिए बीमा की व्यवस्था सुविधा होती है, छुट्टी अगर वो लेते हैं तो उसका कोई पैसा उनके वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी सुरक्षा होती है संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का। लेकिन असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं इससे ठीक विपरीत होता है, मतलब उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं होते हैं।
अगर उन्होंने किसी कारणवश छुट्टी ले लिया तो छुट्टी का पैसा काट दिया जाता है। रिटायरमेंट होने पर उनके लिए किसी पेंशन की व्यवस्था नहीं है, ना ही उनके लिए किसी बीमा की जरूरत होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके लिए काफ़ी समस्याएं होती हैं असंगठित क्षेत्र में, और ये छोटी छोटी इकाइयों में बिखरे होते हैं। और सरकार का भी इन क्षेत्र के फैक्ट्रियों उद्योगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। सरकार के द्वारा जो नियम कानून लगाए भी जाते हैं अगर, तो ये लोग उसका फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कामों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में अपने आप नियोजित रहते हैं। अब आता है समस्या की, ये सारी समस्याएं हैं असंगठित क्षेत्र के लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, तो इसको दूर कैसे किया जाए। असंगठित क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के तरीके पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आप लोगों को हमने बताया कि एक्स्ट्रा रोजगार का सृजन कैसे किया जाए। हमने बताया कि जैसे देश की जीडीपी में शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का योगदान सबसे ज़्यादा रहता था, लेकिन उनकी आय इनकम धीरे धीरे और जीडीपी में भी उनका योगदान कम होना शुरू हो गया। उसके पीछे वजह हमने बताया, जो सर्विस सेक्टर है वो डेवलपमेंट कैसे बहुत तेज़ी से हुआ ये भी बताया हमने आपको। और ग्रामीण क्षेत्र में चर्चा चली बेरोजगारी के ऊपर, वहाँ बहुत सारी छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। एग्जाम्पल हमने लक्ष्मी और सुखाराम के खेत का दिया। इस बेरोजगारी को दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर भी हमने लक्ष्मी की कहानी से ही स्टार्ट किया कि जहाँ सिंचित जमीन थी उसको सिंचाई की व्यवस्था किया जाए। सिंचाई की व्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए, जिससे लक्ष्मी जैसे किसानों को आसानी से कर्जा कम ब्याज पर उपलब्ध हो सके, जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। तो इस तरह से ये बहुत सारे योजनाएं सरकार को भी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और सरकार ने मदद शुरू भी किया 2005 से ही। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 100 दिन के काम की गारंटी। तो इस तरह से, और इसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र पर भी चर्चा किया गया कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत वर्कर्स की, मजदूरों की स्थिति कैसी होती है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत मजदूरों की स्थिति कैसी है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। धन्यवाद।